हाय गाइस। तो कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है क्लास 10th की पढ़ाई? आई होप कि सब पढ़ रहे होंगे, कंसंट्रेट कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में कहा था, मैं इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी और इस वीडियो में आपको असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर सोल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस पे चलेंगे। असर्शन रीजन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम का जो नया पैटर्न है इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ आना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको यही करवाऊंगी। तो चलिए असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो गाइस आपके सामने मैंने अभी दो क्वेश्चंस लिखे हैं। ए मीन्स असर्शन और आर मीन्स रीजन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो इसके लिए तो पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी इसमें हम क्या ऐड करेंगे? लाइम वाटर। और लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस CaOH होल 2s। ठीक है, ये होता है हमारा लाइम वाटर। नाउ यहाँ पे नीचे मेंशन भी कर दोगे लाइम वाटर तो अच्छा ही होगा। ठीक है, टर्न्स मिल्की, इसको मिला के क्या बनता है? CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। और इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को वाइट प्रेसिपिटेट। ये क्या है? वाइट प्रेसिपिटेट। वाइट प्रेसिपिटेट है, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये मिल्की है, दैट मीन्स असर्शन तो सही है। इन दोनों को मिला के ये दोनों रिएक्टेंट्स बन के ये प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि मिल्की होता है। ठीक है, तो पहला वाला तो सही है। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड सलाइज द वाटर। इसका मतलब ये है, सलाइज मतलब किसी की प्योरिटी कंप्लीटली खत्म कर देना। और अगर प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती तो CaCO3 तो बनता ही नहीं, राइट? ना ही वाइट CaCO3 नहीं बनता, वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनता, बट ये तो बन रहा है। दैट मीन्स रीजन इज रॉन्ग। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आप भी एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख दिया है। ये होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप एग्जाम में पूरा पूरा लिख के आना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व हो गया है। बस आपको इन क्वेश्चंस में यही देखना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, और सही गलत बताने समझने के बाद आप इसे अपने ऑप्शन से मैच करिए, हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, बस कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हाई टेम्परेचर्स। अब आप लोग बताओ, क्या ये वाली स्टेटमेंट सही है? अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, आप पानी उबालते हो। ठीक है, पानी कब उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, राइट? अब अगर आप देखोगे तो अगर आप मीडियम फ्लेम पे रखते हो या उससे लो फ्लेम पे रखते हो तो पानी धीरे धीरे उबलता है। बट जैसे ही आपने गैस को एकदम तेज कर दिया और एकदम हाई फ्लेम पे रखते हो तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है जिससे उससे क्या होता है, जो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट होते हैं, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटते हैं। ठीक है, तो तुरंत जल्दी जल्दी फिर वो अलग अलग होना शुरू करते हैं और इसलिए रिएक्शन फास्ट होता है। सिमिलरली इसमें भी है, अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी रिएक्शन को हीट दोगे, इसमें हाई टेम्परेचर्स का मतलब यही है कि हीट प्रोवाइड करना जिससे कि वो जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाए। तो बात तो एकदम सही है, यानी ये वाली स्टेटमेंट एकदम सही है, राइट? अब सेकेंड वाला चलते हैं। एट हाई टेम्परेचर्स मॉलिक्यूलर मोशंस बिकम मोर रैपिड। एकदम सही, ये होता है तभी ये होता है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो जल्दी जल्दी एकदम इसे वाइब्रेट करने लगते हैं और अलग होना शुरू हो जाते हैं, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाते हैं, है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लगते हैं तो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा जल्दी जल्दी मोशन में आ जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी अलग होना शुरू करते हैं। तो यही है, उनके जो मोशन है यानी वो जल्दी जल्दी अलग होना शुरू करते हैं, उनका मोशन जो है वो तेज़ हो जाता है, रैपिड हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, दैट इज ए इज ट्रू एंड आर इज ऑल्सो ट्रू। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आना। तो समझ में आ रहा है हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। बस असर्शन रीज़न की स्टेटमेंट देखो, उसे समझो, थोड़ा एनालाइज करो कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। अगर आपको लगता है कि जैसे जो रीज़न है अगर ये सही नहीं है तो वो ऑप्शन बी हो जाता है कि रीज़न की एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज ये मैंने अगले क्वेश्चन का सेट आपके सामने रख दिया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ जी सही है। क्यों केरोसिन में क्यों स्टोर करके रखते हैं? क्योंकि सोडियम और पोटाशियम ये दोनों सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से तुरंत ही रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे बाहर रखेंगे ना, केरोसिन में स्टोर नहीं करेंगे तो आग लग जाएगी। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी मिसहैपनिंग्स हैं इनको अवॉइड करने के लिए हम सोडियम मेटल को, और पोटेशियम भी है साथ में, सोडियम पोटेशियम दोनों साथ में ही होते हैं, तो इनको साथ में मतलब इन लोगों का नाम लिया जाता है क्योंकि दोनों ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इनको हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो यानी पहली स्टेटमेंट एकदम सही है। नाउ गाइस अब हम कंसिडर करते हैं रीज़न। रीज़न में लिखा है मेटालिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। अब आपको ये देखना है कि क्या ये रीज़न असर्शन के लिए परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आप ये बताइए, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। ठीक है, क्यों मैंने इसका रीज़न ये बताया था क्योंकि ये अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और दिस कैन लीड टू फायर। ठीक है, इस तरह के मिसहैपनिंग, इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो इसका रीज़न तो ये हुआ, या फिर ये मेटालिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, ये तो इसका रीज़न नहीं हुआ। इस रीज़न ने इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं किया है। तो मतलब हमारी ये वाली स्टेटमेंट सही है और ये वाली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, नाउ अब हम सेकंड वाले पे चलते हैं। असर्शन कह रहा है टू डाइल्यूट H2SO4 एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। इसका मतलब ये है कि हम कभी भी, मान लो ये कोई बीकर है, इस बीकर में पहले से ही पानी भरा होगा और पानी में एसिड डाला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले एसिड भर लिया हमने बीकर में, यहाँ एसिड पड़ा और फिर ऊपर से पानी डाला। अगर हम ऐसा करेंगे तो रिएक्शन इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, उसमें इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि उसकी जो छींटें पड़ेंगी ना, जहाँ पर भी पड़ेंगी, अगर वो छींटें आपकी स्किन पे भी पड़ जाएंगी ना तो आपकी स्किन गल जाएगी। तो इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो। इसलिए उसे लाइट बनाने के लिए ऐसी मिसहैपनिंग्स भी ना हो, इसलिए हम हमेशा पानी में एसिड डालते हैं। पहले बीकर में पहले से ही पानी होगा, उसके बाद उसमें एसिड डाला जाएगा। ठीक है, तो पानी में हम एसिड डालते हैं, यही इसमें लिखा है टू डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट मतलब उसे पानी ऐड करके उसे थोड़ा, उसका जो भी रिएक्शन है वो जितनी जल्दी रिएक्ट होता है उसे कम करना, उसे डाइल्यूट कर देना। तो टू डाइल्यूट H2SO4 एसिड, टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या करना होता है? एसिड इज एडेड टू वाटर, एसिड को हम पानी में ऐड करते हैं, नॉट वाटर टू एसिड। तो मतलब ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, अब हम रीजन पे चलते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज। क्या ये सही है? आप बताओ, आप खुद बताओ, अगर गर्म पानी है उस गर्म पानी में आप एसिड डाल दोगे तो उससे कितनी ज़्यादा हीट निकलेगी, कितना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो वाटर की जितनी हीट है वो भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सेकंड वाली स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ए इज ट्रू, आर इज ऑल्सो ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हेन अ कॉपर वायर वाज लेफ्ट इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द सॉल्यूशन टर्न ब्लूइश ग्रीन। तो पहला पार्ट है एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। तो देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी कि कॉपर वायर को किस में छोड़ा? सिल्वर नाइट्रेट में। ठीक है,
तो अगर आप इसे नोटिस करोगे, इसमें दो एलिमेंट्स कौन से इन्वॉल्व है, कॉपर और सिल्वर, ठीक है, जिसमें सिल्वर ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट। सिल्वर इज मोर सॉरी, कॉपर इज मोर रिएक्टिव और सिल्वर इज लेस रिएक्टिव। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो उसमें कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब हम कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में छोड़ देते हैं तो कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होने के नाते सिल्वर को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो जब वो डिस्प्लेस कर देता है तब क्या होता है, उस सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है ब्लूइश ग्रीन कलर में, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, copper is more reactive than silver, hence when copper wire is dipped in silver nitrate solution it displaces silver from its silver nitrate solution forming copper nitrate which is bluish green in color, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के सामने सोल्यूशन, ठीक है। ये सोल्यूशन को आप अपने नोट डाउन कर लीजिए। बस इसकी एक्सप्लेनेशन यही होगी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए उसने उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज टेकिंग प्लेस। मतलब आपको इस सिनेरियो को एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस्ड वर्ड मत भूल जाना, इक्वेशन लिखने के बाद ना उसे बैलेंस भी करना है, और बैलेंसिंग सिखाई थी मैंने आपको पिछली वीडियो में, तो ठीक है। अब इस वीडियो में हम जल्दी से अभी इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में है मैंने कॉपर वायर, कॉपर was left in silver nitrate solution। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3। सोल्यूशन क्या बना इससे, इससे बना कॉपर नाइट्रेट जो कि किस कलर का होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का, वोल्ट वाइज, और इसमें डिस्प्लेस कर दिया इसको तो सिल्वर अलग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साथ में नीचे लिख भी दो कॉपर नाइट्रेट ब्लूइश ग्रीन, ओके। यहाँ पे साथ साथ लिख देना आप भी। तो देखिए अब इसमें क्या है, कॉपर ने AgNO3 सिल्वर को उसके सोल्यूशन में डिस्प्लेस कर दिया। अब हमें इसे बैलेंस करना है। देखो इक्वेशन तो हमने लिख दिया है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम बचा है, दैट इज बैलेंसिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंस करते हैं। सबसे पहले कॉपर का देखते हैं, कॉपर में कितने एटम्स है रिएक्टेंट साइड पे, 1, इधर भी 1, कॉपर बैलेंस्ड है। अब सिल्वर का देखते हैं, सिल्वर 1, यहाँ पर भी 1, सिल्वर भी बैलेंस्ड है। अब NO3 का देखते हैं, NO3 यहाँ पर तो 1 है लेकिन यहाँ पर NO3 के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पर NO3 को 2 एटम्स बनाने के लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिल्वर पे भी इफेक्ट पड़ा, सिल्वर के 2 एटम्स हो गए तो हमने इसे भी इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखोगे कॉपर 1 एटम 1 एटम, सिल्वर 1 एटम 1 एटम, NO3 2 एटम्स 2 एटम्स, सॉरी सिल्वर के 2 एटम्स है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था, ठीक है। तो अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन में मतलब लिखा हो कि इक्वेशन लिखना नहीं, केमिकल इक्वेशन लिख देना और बैलेंस भी कर देना, इससे जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इज हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। तो हमें बताना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, उससे हमें अपने आप पता चल जाएगा कि क्या रिएक्शन है, ठीक है। तब देखिए इसमें आपको कुछ 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व करनी होंगी। क्या है वो, पहले तो ये देखो 2 ग्राम ऑफ फेरस, ये कितने ग्राम है कितने नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, फेरस सल्फेट दिया है हमें। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4। इसे क्या किया, हीट किया। अब ध्यान रखना बहुत बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें प्लस लगा के कुछ भी लिख देते हैं। इसे हीट किया यानी इसके साथ कुछ ऐड नहीं हुआ, इसे बस डायरेक्टली हमने हीट प्रोवाइड किया, ये हीट का सिंबल होता है। हीट किया तो इससे आपको रिएक्शन पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में NCERT बुक के सारे रिएक्शंस लिख के दिए थे, तो उसमें ये रिएक्शन भी था। और इसमें क्या होता है, ये FeSO4 किस में चेंज होता है, Fe2O3 में प्लस SO2 एंड SO3। अब इससे आप ये भी ऑब्जर्व करोगे एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है इधर, और चेंज इन स्टेट एंड कलर। ये भी आप अगर इसमें ये भी होता क्वेश्चन के पार्ट में कि लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस, तो इसमें आप क्या लिख सकते थे, एक तो चेंज इन स्टेट एंड कलर
और दूसरा एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये गैस निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो सिंपल है, हमने क्या किया, FeSO4 हमें दिया हुआ था, फेरस सल्फेट को हीट किया है, हीट करा दिया, हीट करा के क्या बनता है, ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए और ये रिएक्शन हर बार आता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसको मैं स्पेशली मार्क कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, ये Fe2O3, Fe3O4 मत लिख देना, ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं, ये Fe2O3 SO2 प्लस SO3, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन बन चुका है, ठीक है। अब हमें बताना है पहला पार्ट, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर इसे ध्यान से देखोगे तो क्या दिया हुआ है इसमें, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है और इस सिंगल प्रोडक्ट से ही ये बाकी 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना। तो इस सिंगल प्रोडक्ट को हमने 3 चीज़ों में तोड़ा है, तो क्या हो गया, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो आप इसके फर्स्ट पार्ट में क्या आंसर, अब इसमें दिया है कि सिर्फ नेम करना है, तो आप सिर्फ नेम करोगे, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेम करना है तो नेम कर देना डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देन सेकंड है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन तो हमने लिखी रखी है, हम आप एक काम करते हैं, इसे बैलेंस भी कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं आयरन पे। आयरन के यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, तो सीधा सीधा इसे 2 बनाने के लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया, आयरन तो इक्वल हो गया। अब हम चलते हैं किस पे, SO4 पे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पर हमें आगे और कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी इक्वेशन पहले से कम्प्लीटली बैलेंस्ड है, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा दिए, इससे SO4 भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट साइड पे दोनों तरफ से बैलेंस हो गया। तो ये इक्वेशन हमारी अब बैलेंस हो चुकी है कम्प्लीटली। और हाँ गाइज, अगर आपको इक्वेशन और ज़्यादा, मैंने बताया था, और ज़्यादा नॉलेजेबल बनाने के लिए आप यहाँ पे S लगा दो, मतलब सॉलिड, ये क्या है, ये गैस है, तो यहाँ पे G, ये भी एक गैस है तो यहाँ पर G, और FeSO4 भी क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल सॉलिड होते हैं तो S। अब ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पे साथ में नीचे लिख भी देना कि ये फेरस सल्फेट है, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, Fe2O3, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, अ ब्राउन सब्सटेंस X ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म्स अ सब्सटेंस Y. When hydrogen gas is passed over heated Y, it again changes in back to X. तो पहला है नेम X एंड Y, ऑब्वियसली यही है। तो सबसे पहले हम इसे पहचानते कैसे हैं कि कौन सा सब्सटेंस क्या है। अब इसके लिए आपको याद करने पड़ेंगे कि किस चीज़ का क्या कलर होता है, ठीक है। और हाँ, ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्पलर में भी हैं, तो आप वो भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हम इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, अब ब्राउन सब्सटेंस X, तो ब्राउन सब्सटेंस कॉपर होता है, ठीक है। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कॉपर ही है, वो इसलिए क्योंकि देखो इसमें मेंशन्ड है कि जब हम उसे हीट करते हैं तो Y में चेंज होता है, और Y को जब वापस हीट करते हैं तो ये X में चेंज हो जाता है, ठीक है। आई मीन Y पे जब हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो वापस X पे चेंज हो जाता है। तो अगर आपने पिछले वीडियो में मैंने जो आपको रिएक्शंस बताए थे, अगर आपने वो रिएक्शंस ठीक से देखे हो तो आपको याद होगा कि कॉपर ब्राउन कलर का होता है, इसलिए हम कॉपर ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी ये वापस हीट करके Y में, और Y में जो हाइड्रोजन गैस पास करते हैं वापस X में चेंज होता है, इसलिए कॉपर ही है। तो X हमारा कॉपर है, ठीक है। कॉपर प्लस इसमें क्या दिया है हमें, हीटिंग इन एयर फॉर्म्स अ सब्सटेंस, हीटिंग इन एयर, एयर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। क्या बन जाएगा, CuO, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल गया, सबसे पहले कि X क्या है, X इज कॉपर एंड Y इज क्या बना, O2 ऐड करके CuO, CuO इज कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, CuO। अब इसे बैलेंस भी कर दो साथ साथ, O2 यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, कॉपर के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, X इज कॉपर एंड Y इज कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। सेकंड है, नेम केमिकल प्रोसेस ड्यूरिंग
बोथ द चेंजेस। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम रिएक्शंस लिख लेते हैं, उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला रिएक्शन हो गया, जैसे कि इसमें दिया था कॉपर को हीट करके हमने क्या बनाया, सब्सटेंस वाई बनाया, दैट इज CuO कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब कॉपर ऑक्साइड में हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास करवाई, तो क्या बन गया, वापस से कॉपर ही बन जाएगा, प्लस क्या बचा, O और H2, दैट मीन्स H2O। सिंपल। तो ये हमारे दो रिएक्शंस है। पहले में क्या था, कॉपर को हीट किया इन एयर टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, फिर कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास करी तो क्या बन गया, वापस से कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, तो अब हमें बताना है नेम द केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड। अब आपको याद हो तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेसेस हैं, एनसीईआरटी में भी ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कैसे हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गेन हुआ इधर जाके। ठीक है, ऑक्सीजन गेन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो ऑक्सीजन चला गया, यहाँ पे देखो Cu यहाँ पे अकेला रह गया, यहाँ पे ऑक्सीजन है पर यहाँ पर नहीं है, यानी Cu ऑक्सीजन रिड्यूस है, ऑक्सीजन रिड्यूस होता है तो क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे नेम केमिकल प्रोसेसेस क्या होंगी, आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिख देना काफ़ी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अब राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन बोथ द केमिकल इक्वेशंस, तो हमने लिख रखी है पहले से। ठीक है, बस यहाँ पे हीट लगा देना, दोनों को हीट किया गया, बस ये है हमारा थर्ड पार्ट, एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अब इसमें बहुत बच्चों को होता है कि ब्राउन सब्सटेंस क्या होता है, कलर क्या चेंज होता है। देखो एनसीईआरटी से आपको ये करना पड़ेगा, उसमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बीच में मेंशन्ड है कि इस चीज़ का कलर ये होता है, ब्राउन सब्सटेंस ये होता है, तो उसी से आपको जब तक आप पढ़ोगे नहीं ठीक से तब तक आपको याद नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। और ये कुछ चीज़ें ये याद करनी बहुत ज़रूरी है, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये एक क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पे। ठीक है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस इक्वेशन में आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा कंपाउंड रिड्यूस हुआ है। तो सबसे पहले तो हम बेसिक चीज़ एक लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिडक्शन में एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होता है, लूजिंग लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ H2। ठीक है, तो अब हमें बताना है कंपाउंड रिड्यूस्ड एंड कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड। सो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो अब हमें बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन पे चलते हैं। अब हमें पहले हम प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं। ठीक है, Mn में देखेंगे, Mn में पहले O2 था और अब यहाँ पर आएंगे तो O2 नहीं है, तो O2 नहीं है यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन किस में आता है, रिडक्शन में। ठीक है, तो और रिड्यूस क्या हुआ है, ऑक्सीजन गया है, कहाँ से गया है, ऑक्सीजन कहाँ से गया है, इस वाले कंपाउंड में से गया है, राइट, इस वाले कंपाउंड में से गया, तो ये वाला कंपाउंड रिड्यूस होगा। अब बहुत बच्चे गलती करते हैं कि ये लिख के आ जाते हैं या फिर सिर्फ Mn लिख के आ जाते हैं, गलत हो जाएगा। ऐसे पूरा कंप्लीट कंपाउंड लिखते हैं जहां से ऑक्सीजन गया है या ऐड हुआ है, जो भी रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम कंप्लीट लिखेंगे कि MnO2 रिड्यूस हुआ है। क्यों रिड्यूस हुआ है, क्योंकि हम प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे तो Mn के पास O2 नहीं है, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज यानी गेन कहाँ हुआ है ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन एक तो H2 के पास आया है, राइट, और हम ये भी देख सकते हैं कि लॉस ऑफ H2। ठीक है, तो अगर आप HCl को देखोगे, HCl साइड में क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है H के साथ, तो क्या हुआ, ये सब्सटेंस जो है ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जाके इसके पास ऑक्सीजन आ गया है। ठीक है, तो ये हम HCl लिखेंगे, H2O मत लिख देना, HCl होगा। तो ये हमने बता दिया है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द केमिकल इक्वेशन रिफ्लेक्टिंग चेंज इन कलर
चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी हमें सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। तो मैं अभी आपको इक्वेशन ही लिख के बता रही हूँ, उसकी थ्योरी आप खुद भी लिख सकते हो। अगर आपको एक बार इक्वेशन समझ में आ गई तो थ्योरी खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चेंज इन कलर पे हम लेंगे इक्वेशन लेड नाइट्राइट वाली। मैं आपको ये इक्वेशन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन सी इक्वेशन हम कब लेते हैं। कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज के बारे में आपको पता रहे, ठीक है। एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो आना ही चाहिए हर एक का, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले लिखती हूँ चेंज इन कलर वाली इक्वेशन। तो हम इसमें लेंगे लेड नाइट्रेट रिएक्टिंग विद पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो लिखते हैं पहली इक्वेशन, लेड, ये लेड नाइट्रेट है, ठीक है, रिएक्टिंग विद पोटेशियम आयोडाइड क्या देता है हमें। अभी क्या होगा यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। ये हो जाएगा PbI2 प्लस KNO3, ठीक है। क्या बन जाएगा, लेड नाइट्रेट रिएक्टिंग विद पोटेशियम आयोडाइड गिव्स, क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, दोनों में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी क्या बन गया, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, क्लियर है। अब यहाँ पर बहुत बच्चे 2 लगाने और ना लगाने की गलती कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 हमेशा आएगा, कभी भी मिस मत कर देना, ठीक है। नाइट्रेट में भी 2 और 3 का ध्यान रखना आपस में। तो ये हो गया, ये आपका किस में आ जाएगा, चेंज इन कलर में। अब चेंज इन कलर कैसे होगा, किससे क्या चेंज होगा, पहले इसका इस रिएक्शन में कलर जो था कलरलेस था, और अब कलरलेस से ये क्या हो जाएगा, येलो। चेंज इन कलर क्या होगा, कलरलेस टू येलो, क्लियर है। तो ये रही इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेते हैं अब। तो NO3 से शुरू करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। इससे क्या हो गया, ये पोटेशियम पे इफेक्ट पड़ा, पोटेशियम की भी 2 एटम्स होने चाहिए, पोटेशियम भी 2 हो गया, आयोडाइड 2 है, इधर भी 2 है, लेड 1, तो ठीक है स्टार्टिंग से करते हैं, लेड 1, NO3 2, यहाँ पे भी इसके 2 एटम्स, पोटेशियम के 2 एटम्स, आयोडाइड के भी 2 एटम्स, तो इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। चेंज इन कलर हमने बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के लिए भी मैं आपको इक्वेशन बता रही हूँ। तो इक्वेशन इसमें हम कौन सी लेंगे, जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। Zn प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। इससे चेंज इन टेम्परेचर बताया है, एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक, इससे क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ZnSO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ये किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी, ठीक है, इसलिए इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ है, क्लियर है। तो ये हो गई चेंज इन टेम्परेचर वाली। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट वाली इक्वेशन मैं आपको लिखवा दी। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट वाली इक्वेशन जो है ये मैं ले रही हूँ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे 2 भी आएगा ध्यान रखना, प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्या होगा, सेम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ये बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। NaCl ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पे Na2, ये Cl2, दोनों साइड 2 है, 2 से 2 कैंसिल होके NaCl बन जाता है, ठीक है, इसलिए इसे हम NaCl लिखते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, बैलेंस भी कर लेते हैं। क्लोरीन के 2 एटम्स इधर आ गए और बस अब सब बैलेंस है। अब इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे हो गया, ये जो BaSO4 मैंने आपको बताया था ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। तो ये आपके तीनों के मैंने इक्वेशंस आपको लिखवा दिए, कलर चेंज, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन लिखवा दिया। अब आप इनको एग्जाम्पल के तौर पे एटलीस्ट एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए इनका, तो आप इन इक्वेशंस को याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है और ये हमेशा आता है, वाइट वॉशिंग के लिए भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, तो पहले पे चलते हैं। हमें इसमें केमिकल इक्वेशंस लिखने, मतलब केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है हमें ये बताना है। ठीक है, तो वाइट वॉशिंग है पहला। तो वाइट वॉशिंग में क्या होता है, जो क्विक लाइम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है स्लेट लाइम बनाने के लिए। अब क्विक लाइम क्या होता है, CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे क्विक लाइम, इसके नीचे। ठीक है, क्विक लाइम, इसे हम किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। इससे क्या बनता है, स्लेट लाइम, दैट इज CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम। और साथ में क्या रिलीज होती है, हीट। ठीक है, ये मैं आपको साथ साथ रिएक्शंस बताए जा रही हूँ क्योंकि रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में, 100% आएंगे एग्जाम में, 1 मार्कर में भी आ जाते हैं। और हाँ, ये आपको नाम याद होने चाहिए कि क्विक लाइम किसे बोलते हैं, स्लेक लाइम किसे बोलते हैं, लाइम वाटर किसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखना। अब तो ये हमने, यही है वाइट वॉशिंग की, यही इक्वेशन होगी CO वाली, ये इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इक्वेशन को याद कर लेना। अब है सेकंड पार्ट, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में बहुत सिंपल है, सिल्वर ब्रोमाइड ही ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। क्यों, सिल्वर ब्रोमाइड इज Ag, ये है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्यों यूज होता है, क्योंकि जब हम इसे ऐसी सनलाइट में डाल देंगे, सनलाइट में रख देंगे तो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगा, अपने आप ही स्प्लिट हो जाएगा, किसमें, सिल्वर और ब्रोमाइड में। तो ये रिएक्शन, आप रिएक्शन भी लिख लो साथ में, इंपॉर्टेंट है। और ये ना 1 मार्कर में ज़रूर आता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है, AgBr, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, याद रखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बैलेंस भी कर देते हैं। यहाँ पे 2 आइटम्स हैं तो इसके लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से, ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, तो ये रही इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, इसे हम ऐसी सनलाइट में छोड़ देते हैं तो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है और Ag और Br2 में स्प्लिट हो जाता है, सिल्वर एंड ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना स्पेशली। तो गाइज ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, एग शेल्स आर ड्रॉप्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग शेल्स आर ड्रॉप्ड इन, बच्चों को पता नहीं होता एग शेल में क्या होता है। एग शेल में क्या होता है, एग शेल्स वाली इक्वेशन मोस्टली आती है, 1 मार्कर में भी आती है और ऐसे ही लिखने के लिए भी आ जाते हैं कि इक्वेशन, ये आपको स्टेटमेंट दे दिया, ऐसी इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो। ठीक है, तो एग शेल में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हमेशा याद रखना। एग शेल्स में क्या होता है, एग शेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या दिया हमें, CaCO3 ड्रॉप्ड इन HCl यानी प्लस HCl, क्या बनेगा इससे, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसे बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहले वाली की इक्वेशन। बस आपको ये याद रखना है कि एक्सेल्स में क्या होता है, एक्सेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, आपकी इक्वेशन सॉल्व है। ठीक है, अब है एक्सेस ऑफ CO2 पास थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, अब आपको बस ये बताना है कि लाइम, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइम वाटर क्या होता है। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसमें क्या हमने CO2 पास कराया है, तो क्या हो गया अभी ये रिएक्शन, CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, अभी देखिए ये इसमें हमने क्या किया है, CO2 अभी इसमें हमने वैसे पास करवाई है। अब हम इसमें एक्सेस CO2 पास करवाते हैं तो क्या होता है, असल में ये होगा। ठीक है, अब इसमें हम एक्सेस CO2 पास करवाएंगे। ठीक है, आधा अधूरा इक्वेशन लिख के नहीं आना, फिर से CO2, अब दोबारा CO2 पास करवाए ना, अभी हो गया है कि एक्सेस CO2 पास करवाए, तो इससे क्या हो गया, CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये हो गया आपकी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, ये लाइम वाटर और ये एक्सेस ऑफ CO2 पास थ्रू लाइम वाटर, तो अभी के अभी CO2 पास करवाई है। अब एक्सेस CO2 पास करवानी है या नहीं, इसमें इन दोनों को बना के जो ये प्रोडक्ट बने हैं, इन प्रोडक्ट में से फिर से CO2 पास करवाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिससे कि ये बना हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा, आगे चलते हैं।
तो गाइस ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, नेम द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में कुछ नहीं होता, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है कंपाउंड को अलग करने के लिए। ठीक है, तो हमें बताना है कि कैथोड पे और एनोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होती है। ठीक है, तो एट कैथोड, कैथोड पर कौन सी होती है, एट कैथोड और एट एनोड। तो कैथोड पे गाइस हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है। ठीक है, या आप अपने रेफरेंस के लिए लिख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है क्वेश्चन में बहुत बार, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन। ठीक है, अब सेकंड है, वाई द वॉल्यूम ऑफ वन गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड इज डबल देन दैट ऑफ द अदर। ठीक है, तो अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर H2O बनाता है। अब देखो समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, H2O है, ठीक है, H2 प्लस O2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वाटर एक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के O2 के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर H2O बनाता है, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन आप खुद देख लो, हाइड्रोजन के दो एटम्स है, हाइड्रोजन की वॉल्यूम ज़्यादा होती है O2 से, इसलिए हाइड्रोजन वाली साइड पर, हाइड्रोजन कहाँ होता है, कैथोड पर, तो कैथोड वाली साइड पर हाइड्रोजन की ज़्यादा वॉल्यूम होती है और ऑक्सीजन पे कम वॉल्यूम होती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट H2O में H2 के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए। ठीक है, अब हाउ विल यू टेस्ट द इवॉल्व्ड गैस, कैसे टेस्ट करते हैं हम, सिंपल है, हाइड्रोजन गैस टेस्ट करने के लिए क्या हम एक बर्निंग स्प्रिंटर को सामने लेके आते हैं, जो जहाँ पर भी गैस लिबरेट हो रही है वहाँ पर सामने हम बर्निंग स्प्रिंटर लेके आते हैं, अगर उसमें पॉप साउंड होती है तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और अगर अगर O2 गैस है तो क्या होता है, बर्निंग स्प्लिंटर बर्न होता रहता है O2 गैस के पास, और अगर H2 गैस होती है तो स्प्लिंटर एक्सटिंग्विश हो जाता है। ठीक है, तो H2 के केस में बर्निंग स्प्लिंटर एक्सटिंग्विशेस और O2 के केस में बर्निंग स्प्लिंटर कीप्स बर्निंग। ठीक है, वो बर्न होता रहता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो गाइस देखिए आज के लिए तो बस इतना ही था, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा दिए। अभी इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर्स बचे हैं, तो इसमें मैंने ये छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स थे 2-3 मार्क्स के, लॉन्ग आंसर्स की भी मैं वीडियो लेके आऊँगी, उसमें इसी तरह के चेंज इन कलर और मेटल एक्स कंबाइंड विद मेटल वाई, इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा, वगैरह वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी। तब तक आप ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखवाए हैं इन्हें रिवाइज करना, समझना अच्छे से, और आपकी अगली स्टडी के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव गुड लक। सो थैंक यू सो मच गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल हो तो सब्सक्राइब करना चैनल। थैंक यू सो मच।